संभल में बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अब जुमे की नमाज का क्योंकि आज दिन है और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष निगरानी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल में इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है संभल को। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एरियल एंगल देख रहे हैं जामा मस्जिद का, जिसे हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, जिसको लेकर जब हिंसा हुई सर्वे के दौरान उस पर रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए। डेमोग्राफी चेंज की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के काफी सबूत हैं। ये न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कहा है। आपको ये बता दें, मामला कोर्ट में है और ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को, सरकार को सौंपी जा चुकी है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है, ऐसे में कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी जुमे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, आज जुमे का दिन है और जिस तरह से कल रिपोर्ट आई है उसके बाद एहतियातन सुरक्षा पुख्ता रखी गई है, क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट आने के बाद तमाम जो बातें निकलकर सामने आई कि कैसे 45% हिंदुओं से अभी आंकड़ा 15% तक पहुंच गया है। लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद उन लोगों के सवाल कहीं खड़े हो गए हैं कि जैसे पलायन हो रहा था, जो लोग विक्टिम थे वो किस तरीके से अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने अपने परिवार के लोगों को खोया, कब का मामला था? और अब जब बताया जा रहा है कि इस बार भी हिंदू निशाने पर थे, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। हाँ जी, ये जो है 78 में हुआ था बलवा हमारे, और 78 में झगड़ा हुआ था। जब से तो जो है ये समझ लीजिए हमारा जो है पलायन का ही मन कर दिया था। बहुत जने घर में चले गए यहाँ से जो है 2-3 ही घर रह गए हमारे, ना तो शुक्ल तो लोग बहुत थे यहाँ से। इस बार भी हिंदू ही टारगेट थे, पुलिस ना होती तो कुछ बड़ा अगर ये पुलिस ना होती तो सब मारा जाता, वो तो बहुत हिंदू मारा जाता, दुकानें जल जाती। और ये समझ लो यहाँ पर आदमी जो है, जो जिंदा भी रहा था वो बाहर चला जाता यहाँ से। क्या करता, रोजगार नहीं, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी 24, अरे बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ को कौन संभाल लेता? ये तो ये को क्या उनका सीओ साहब का और एसपी साहब का ये समझ लो बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इनका प्रमोशन आगे तक और बढ़े। हिंदू लगातार कम हो रहा है, 45 से 15 रह गया, लगातार कम हो रहा है। 45% से 15% रह गया है। और यदि शासन प्रशासन ये नहीं होता उस दिन, तो ये 15 की जगह पे 5% रह जाता, क्योंकि उससे जहाँ पे ये घटना हुई है उसके बराबर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। और जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले वहाँ के आदमियों को नुकसान होता है। और उनके टारगेट थे सारे, ये सारा हिंदू परिवार होता है। अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, अब भी पलायन कर रहे हैं। और घर यहाँ पर ये वो नहीं हुआ, जिला मुख्यालय नहीं हुआ, तो यहाँ से ज्यादा आदमी पलायन कर जाएंगे ऑटोमेटिक। देखिए, दीपस राय जहाँ के सांसद है, उनके पास में भी ये हमारे साथ है जिनका परिवार रहता था। आपने पलायन किया, घर पे अभी भी दीपस राय के पास जो आपका घर था वहाँ ताला लगा हुआ है। जाते हैं तो क्या मन में आता है कि पूर्वजों की निशानी वो छोड़कर आपको पलायन करना पड़ा? जब यहाँ से पलायन हुआ था तो पिताजी और जो बाबा जी बड़े दुख में थे उस समय पर, क्योंकि जना हुआ है और पुराना मकान छोड़ना और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी आंखों में आंसू हैं आपके? दिल पर पत्थर रख के यहाँ से जो पलायन किया था उस समय पर। मगर स्थिति ऐसी थी कि अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी की इज्जत को तार-तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में पलायन, जब दंगा हुआ 1992 का, वो भयावह स्थिति देख के वहाँ से जो पलायन करना स्वाभाविक था परिवार को लेकर। अगर पलायन नहीं करते तो मारे जाते हैं वहाँ पर। आज भी जब 24 तारीख नवंबर में ये हिंसा हुई, उसमें भी हिंदू टारगेट थे। न्यायिक आयोग ये अपनी रिपोर्ट पे बता रहा है। वो मंजर इतना भयावह था 24 नवंबर का कि हरिहर मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। जो सर्वे टीम थी उसको टारगेट किया गया था कि सर्वे टीम को इतनी सारी भीड़ थी, हजारों की संख्या में भीड़ थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी। वहाँ पर चारों तरफ शहर से दूर दूर दराज से लोग आ रहे थे, जिसको पता चल रहा था कि हरिहर मंदिर का सर्वे हो रहा है, कि वो कहते थे कि हमारी जामा मस्जिद है तो हम इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। तो इस तरीके के 5 तक लोगों को मैसेज गया, जिसमें
पुलिस ने ऐसे दंगाइयों का इलाज भी किया है। सारे हिंदू बस्ती, हिंदू मोहल्ले टारगेट पे थे। सारे हिंदू बस्ती में ये जो हरिहर मंदिर है ये एक हिंदू मोहल्ला ही माना जाता है, कोटपुर भी। इसके कुछ मेरे ख्याल से 50-100 घर ही होंगे जो मुस्लिमों को होंगे, बाकी जो है सब हिंदुओं के ही परिवार है वहाँ पे। प्रशासन ना होता तो प्रशासन ना होता, हिंदुओं का कत्लेआम होता और हिंदुओं को निर्मम हत्या की जाती। वो तो प्रशासन का, योगी जी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं कि अगर सरकार ने ये कदम नहीं उठाया होता तो हिंदुओं के घर में आगजनी होती और हिंदू यहाँ से पलायन की स्थिति में जो 15% है वो घटकर आबादी और कम हो जाती है। अभी भी डर का माहौल है। अभी भी डर का माहौल है। अब डरे सहमे से ही हैं बहुत। अब क्या होगा भविष्य में? सरकार आज योगी जी की सरकार है, किसी और की सरकार आती है तो ये लोग टारगेट ही करते हैं, क्योंकि जो MP और MLA हैं वो संभल में ही समाजवादी सरकार के हैं और अलग मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने कभी संभल का विकास नहीं होने दिया है और संभल को हमेशा उन्होंने जो है इस आग में झोंका गया है। 45 से 15 रह गए। बहुत बड़ी बात है। 45% की आबादी 15, ये तो अगर मानते हैं कि 80% 20% की होती तो चल जाता है, मगर 45% थे पहले, अब 15% गए तो लगातार संभल में आबादी घट रही है। आबादी घट रही है क्योंकि लगातार ये ऐसे कार्य करते हैं, डरा धमकाते हैं, रोड पे चलना दूभर हो जाता है, धमकियाँ देते हैं भाई। और जो हिंदू परिवार के लोग हैं उनके घर में आना जाना कोई ना कोई बहाना चाहिए लोगों के मिलने का। अपना व्यापार संपत्ति सब छोड़कर सब अपनी जान बचाएं या व्यापार करें, सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों की जान बचाएंगे, व्यापार तो बाहर भी कर लेंगे। इसलिए जो हिंदू यहाँ से भागने की सोचता है सबसे पहले। देखिए, लोग भावुक इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये घर देखिए, मैं बहुत पुराने घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये घर भी पलायन करके लोग चले गए। जब हम आज यहाँ सुबह पहुंचे तो मुरादाबाद से परिवार को बुलाया ताकि उस घर की भी आपको तस्वीरें दिखाए जो उनके पूर्वजों की यादें हैं। आप देखेंगे पहले के समय में पिलर्स, बड़े बड़े इस तरीके के दरवाजे आप लकड़ी के पुराने आपको नजर आ जाएंगे। ये संभल की वो विरासत है जिस विरासत को लोगों ने छोड़ा, घर बंद करके लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा। कुछ ऐसे मकान थे जिन पर कब्जा भी किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे विजय संतोष आपको ये कमरा दिखाएंगे, पहले जब हम गांव में जाते थे हमारे इस तरीके के घर होते थे, लकड़ी के दरवाजे, सटा हुआ बेड, जो शेल्फ आप देखेंगे जो आजकल वुडन हो गई है लेकिन सीमेंटेड स्लैब्स होती थी, उस पे हम देवी देवताओं की फोटो रखते थे, स्कूल के प्राइज रखते थे। इस तरीके के घर लोग छोड़कर भागे और यही कारण है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि 45% हिंदू कैसे अब 15 रह गए और ये 15 भी धीरे धीरे कर पलायन करने को तैयार है। आप ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये आंगन बड़ा सा देख रहे हैं, आंगन के एक हिस्से में आप रसोई देखेंगे, ये वही पुरानी रसोई है जिनसे लोगों की यादें जुड़ी हैं। लेकिन अब लोग कुछ दिल्ली मूव कर गए, कुछ बरेली, कुछ बदायूं, कुछ मुरादाबाद, संभल छोड़कर आसपास के जितने भी जिले वहां पर लोग मूव करने को उतारू। और यही कारण है कि प्रशासन अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को क्या कुछ हो सकता था वो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है। कैसे हिंदुओं को टारगेट करने की मंशा थी, कैसे विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई थी वो संभल में कितनी पुरानी है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन खामियाजा सिर्फ भुगतता है तो हिंदू। और यही कारण है कि आजादी के बाद से 24 नवंबर की हिंसा तक आप जोड़ेंगे तो 16 बार दंगे हुए। उन 16 बार दंगों में 200 से भी ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई और हजारों ऐसे परिवार हैं जो कि पलायन करने पर मजबूर। और आंकड़ा बता रहा है कि सन 47 में 45% हिंदू थे जो कि अब 15 तक ही रह गए हैं। और अपनी बसी बसाई गृहस्थी, बसी बसाई संपत्ति, पुरखों का आशीर्वाद जिसको बोला जाता है, आप देखेंगे पुराने समय में ओम लिख देते थे, स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया करता था दीवारों पे घर के बाहर ताकि पता लगे कि यह हिंदू का घर है। और दंगाई जब टारगेट करते थे तो इन्हीं घरों को टारगेट करते थे जिसके ऊपर ओम स्वास्तिक लिखा होता था। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई उन्हीं इलाकों में हुई जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा थे, उन्हीं इलाकों पर पत्थरबाजी की गई, उन्हीं इलाकों पे भगदड़ मचाई गई। और जितने भी विक्टिम से आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक बात बिल्कुल कॉमन थी कि अफवाह फैला दी जाती थी कि फलाने के हिंदू ने फलाने को मार दिया और यही कारण था कि इतना बड़ा बलवा होता था। लेकिन 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे, जिसको विवादित ढांचा बोला जाता है, सर्वे करने टीम पहुंचती है और फिर से भारी लोगों को बुलाया जाता है। कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग को लेकर तमाम बातें बोली जाती हैं, लेकिन पलायन का मुद्दा संभल से हट नहीं रहा है। आंकड़ा 15% तक पहुंच गया है और जितने लोगों से बात करेंगे वही कहेंगे अगर प्रशासन नहीं होगा तो यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और कम होगा। जी जतिन, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आंकड़ा और कम हो सकता है और देखिए कितना बड़ा डिक्लाइन है, 15% हिंदू सिर्फ बचे हैं। आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने रिपोर्ट पर क्या रिएक्शन दिया है उनको पहले सुन लीजिए। 1947 में
यहाँ पर क्या आबादी थी, टोटल आबादी कितनी थी, हिंदू भाइयों की कितनी थी, मुसलमान भाइयों की कितनी थी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुई है, ये सब अटकलों का बाजार है कि रिपोर्ट में इस तरह कहा गया, इस तरह कहा गया। जब रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई ही नहीं है तो इस तरह की बातों पर कैसे ध्यान दिया जा सकता, कैसे कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है, कैसे कोई स्टेटमेंट दिया जा सकता। तो उसको रिपोर्ट को देखने के बाद ही तो मैं कहूँगा कुछ, मुझे भी अध्ययन करना पड़ेगा। 450 पेजेस की वो रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं और संभल के इतिहास को भी खंगालूंगा, उसमें देखूंगा क्या है क्या नहीं है। संभल के न्यायिक आयोग की टीम ने लगभग 8 महीने बाद सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट संभल के जिस काले चिट्ठे को देश के सामने रख रही है, आज वो चिट्ठा देश को, खासकर देश के सनातनियों को देखने की सख्त जरूरत है। आखिर 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जानकारी दे रहे हैं आपको। ये तस्वीरें सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि उस सुनियोजित साजिश की हैं जिसे सालों से संभल की जमीन पर सींच कर तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट ने संभल की राजनीति और समाज की जड़ों तक को हिला दिया। 24 नवंबर को हुए दंगे से लेकर 1947 के बाद से अब तक हुए 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी ब्यौरा इस रिपोर्ट में दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हर बार निशाना सिर्फ एक समुदाय बना, हिंदू समाज। तकरीबन 450 पन्ने की ये जांच रिपोर्ट 2 अलग अलग भागों में है और इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में न्यायिक आयोग द्वारा ये बोला गया और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये भी बोली गई कि अगर पुलिस नहीं होती तो बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल जो है वो किया जा सकता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये भी बताई गई कि हिंसा में जो फायरिंग की गई वो विदेशों से मंगवाए गए हथियार थे। सूचना विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में एक और विस्फोटक खुलासा हुआ। कभी संभल नगर पालिका में 45% आबादी हिंदू और 55% मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन योजनाबद्ध दंगों, तुष्टीकरण की राजनीति और डर के माहौल ने तस्वीर बदल दी। आज हालात ये हैं कि संभल में हिंदू महज 15% तक सिमट गया, जबकि मुस्लिम आबादी 25% तक पहुंच गई। गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क दिया गया था कमीशन को, नवंबर एंड में कमीशन का गठन हुआ था। आज रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। काफ़ी लोगों से बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की, पब्लिक से बात की, मुलजिमों से बात की, जो जेल में डिटेन थे उनसे बात की, सब लोगों से बात की है, सबका उसमें उल्लेख है। रिपोर्ट बताती है कि इन डेमोग्राफिक बदलावों के पीछे सिर्फ पलायन नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा और भय का दबाव भी बड़ी वजह बन रहा है। संभल हिंसा की रिपोर्ट जिस प्रकार से 450 पन्नों की दिया गया और उसमें स्पष्ट हो गया कि करीबन 45% हिंदू वहाँ थे, बहुसंख्यक हिंदू थे। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से वहाँ पे हमारे मंदिरों पे मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों को कब्जा किया गया और वर्तमान में भी जिस प्रकार से एक साजिश के तहत बाहर से आकर के और ये जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं कि कैसे वहाँ की जनसंख्या असंतुलित करके वहाँ पे कब्जा कर लिया जाए, हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाए, कितने हिंदू बच्चियों का अपहरण हो गया। ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यह एक साजिश है और साजिश के तहत संभल में जिस प्रकार से वहाँ के न सिर्फ जनसंख्या को असंतुलित किया गया, उसी के साथ ही वहाँ पे जो धार्मिक पौराणिक जो स्थान है, मंदिर है, आश्रम है, उस पर कब्जा किया गया। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि हरिहर मंदिर पर बाबर काल के प्रमाण मिले हैं। इतिहास की एक गवाही बताती है कि किस तरह धार्मिक स्थल पर कब्जे की कोशिशें होती रहीं। अब ये साक्ष्य फिर एक बार हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा दे सकते हैं कि पहले यहाँ 45% हिंदू थे और अब 15% रह गए हैं। इन लोगों ने दंगों की वजह से पलायन किया है, जो बार बार दंगे होते थे। ये बायस रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट साफ बताती है कि दंगे कभी अचानक नहीं भड़के, बल्कि बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया, हथियार पहले जुटाए गए
और हिंसा का निशाना हिंदू मोहल्ले ही बने। प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की मौजूदगी में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। संभल में दंगे सिर्फ एक दिन की हिंसा नहीं, बल्कि दशकों से चल रही एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बाबर के साक्ष्य, डेमोग्राफिक बदलाव और सुनियोजित हिंसा। इतिहास गवाह रहा है कि संभल में हिंदू ही निशाना बनते रहे। कमेटी की ये रिपोर्ट संभल और देश में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बड़ा संदेश है और अब वक्त है इस संदेश को समझने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल दंगे की जांच कर रही टीम की रिपोर्ट के बाद अब संभल में भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या संभल में हिंदुओं का पलायन बदस्तूर जारी रहने वाला है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बड़ा डेंजरेबल कंडीशंस थी उस समय। मोर देन 20,000 की भीड़ कैसे असेंबल हो गई हरिहर मंदिर जामा मस्जिद पर, एक विचार टीम पिछले। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया हो तो अगर वो नहीं होती तो वास्तव में जो जितने हिंदू मोहल्ले से कनेक्ट हैं सब में लूट होती। क्योंकि पोस्ट ऑफिस तक भीड़ आ गई थी तो फिर डर तो पैदा होता ही है। यहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। वो प्रशासन बीच में आया, वरना जो है हिंदू ही टारगेट था उसमें, और पहले भी जितने भी झगड़े हुए हैं उसमें हिंदू को ही टारगेट किया गया है। आज की बात थोड़ी है, पुरानी बात है, हो ही रहा। उस समय डर का माहौल था, भीड़ आज भी है, आज भी है। संभल में दंगों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और सबसे जरूरी बात ये कि संभल में इन दंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि संभल की डेमोग्राफी को बदलकर रख देना। तभी तो संभल में 1947 के आसपास हिंदुओं की जो आबादी 50% के आसपास थी, वो अब घटकर 15% के आसपास तक सिमट गई है। तो क्या संभल में हिंदुओं का पलायन अभी भी जारी है? संभल में हिंदुओं को हमेशा सिर्फ दबाया गया? क्या संभल का भविष्य हिंदू शून्य होने की तरफ बढ़ रहा है? जांच रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, संभल में आगे कानून का राज स्थापित न रखा गया तो संभल शहर में हिंदुओं की संख्या शून्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिमों के द्वारा ऐसा खेल रचा जा रहा है जो हिंदुओं के भविष्य पर खतरे का इशारा कर रहा है। संभल की तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर एडवोकेट विष्णु जैन ने भी दुख जताया। निश्चित तौर पे मैं ये बात मानता हूं और ये स्वयं मैं जानता भी हूं कि संभल में हालात बहुत ही सेंसिटिव हैं। संभल में जिस तरह से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की गई, डेमोग्राफिक चेंज हुआ। आज उसी के हालात हैं कि हिंदू वहाँ पे 15% की उनकी आबादी रह गई है। कितने ऐसे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं जहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे कुएं हैं जहाँ पे आज भी वो लुप्त हो गए थे, उसको वापस उभारने का काम हमारी राज्य सरकार और प्रशासन कर रहा है। संभल में सुनियोजित दंगों का इतिहास और तेजी से घटती हिंदू आबादी ने बड़े सवाल उस बहुसंख्यक समाज पर भी खड़े कर दिए हैं जो मंचों से गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और असलियत में हिंदुओं के पलायन का कारण बनते हैं। खैर, इन सभी हालातों के बीच प्रशासन की कोशिश ये है कि संभल में कानून का राज स्थापित हो और चिंता ये कि हिंदुओं के पलायन को आखिर भविष्य में कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।